नमस्कार दोस्तों, आपका विवेक में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब भी कोविड नियमों का पालन कर रहे होंगे और सपरिवार सकुशल होंगे। आज का हमारा ये जो टॉपिक होगा, हम राजनीति पर बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, अपनी बात को बेबाक तरीके से रखेंगे, चाहे ये किसी को पसंद हो या नापसंद हो। तो वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं लिहाज कर गया, वरना इस जांच कमेटी को मैं दौड़ा कर पीटता। मेरे 7 मरीज कोविड के हैं और 2 वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए मैं लिहाज करके छोड़ गया, वरना ऐसे मंत्री और ऐसे अधिकारियों को मैं कूट के रखूँ। और यहाँ के जो सीएस साहब हैं वो इतना सुस्त और बहानाबाज हैं कि अगर उनसे आप बात कीजिएगा तो आपका ऑक्सीजन लेवल ऐसे ही 10% कम हो जाए। दोस्तों, हम जब भी टीवी खोलते हैं तो हमें किसी न किसी एक ऐसे समाचार से सामना करना पड़ता है जिसकी उम्मीद हम नहीं करते हैं। हमें हर पल यह दिखाया जाता है कि लोग मर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों में त्रासदी आई है, लेकिन सभी इस अव्यवस्था को उजागर करने में लगे हुए हैं। सभी का मूल मकसद इसके बीच में राजनीति करना है, टीआरपी से अपना पैसा कमाना है, लेकिन इसके समाधान की बात करें तो कोई भी नहीं करते हैं। हर डिबेट में यह कहा जाता है कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें सामने आना होगा और इसका निराकरण करना होगा, लेकिन आरंभ तो इस बात से होती है, पर थोड़ी ही देर बाद किंतु परंतु अगर मगर में फंसकर वे फिर एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं और बात जहां की तहां धरी रह जाती है और परिणाम ढाक के 3 पात निकलता है। आए दिन अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री टीवी पर साक्षात्कार देने आते हैं और वे कहीं पे ऑक्सीजन का रोना रो रहे हैं, तो कहीं पे वैक्सीन का रोना रो रहे हैं, तो कुछ लोग वेंटिलेटर और डॉक्टर का रोना रो रहे हैं। ये वास्तविक समस्या जरूर है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। क्या टीवी पर आकर लोगों को बतलाकर उसे और पैनिक करके इसका समाधान निकल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मनसा भी इसके समाधान की नहीं है। उनकी मनसा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की है। एक और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग दिन रात अपने परिवार को छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने जान को जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। हर पल उनके सामने मौत खड़ी है, क्योंकि किसी भी वक्त मौत से उसकी यारी हो सकती है और इस दुनिया को छोड़कर उसे जाना पड़ सकता है। लेकिन उन्हें इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है। उन्हें परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी, जबकि इससे इतर राजनीति करने वाले को इससे कोई लेना देना नहीं है। धरातल पर काम करते हुए वे बिल्कुल नहीं देखे जाते हैं, लेकिन टीवी पे जरूर देखे जाते हैं। मैं यहाँ पे किसी एक दल, किसी एक पार्टी का न समर्थन कर रहा हूं और न ही किसी का विरोध कर रहा हूं। मेरी अंगुली राजनेताओं की ओर है और ये राजनेता वो सभी हैं जो गंदी राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसमें सुझाव दिए गए कि किस प्रकार से इस पैंडेमिक माहौल में लड़ा जाए। ये सुझाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या अगर प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दिलाकर उन्हें खुद उस गद्दी पर बिठाया जाए तो उस सुझाव पर वो कितना अमल कर सकते हैं, ये उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, लोगों के बीच में एक नया माहौल पैदा कर दिया कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो वैक्सीन का उत्पादन करे। उन्होंने सरकार को बहुत सारे फैक्ट्री लगाकर जल्द से जल्द वैक्सीन उत्पादन करने का सलाह दिया। ये उनकी भावना है जिसका मैं आदर करता हूं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस वैक्सीन की जरूरत क्या हमें आजीवन पड़ने वाली है? क्या जो फैक्ट्री इस वैक्सीन के लिए बनेगा, उस फैक्ट्री की उपयोगिता आने वाले दिनों में क्या रह जाएगी? और इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर वैक्सीन का फॉर्मूला फैक्ट्रियों को दे भी दिया जाए तो वो सही मानकों पर वैक्सीन का उत्पादन? हमारे देश में
एक बड़ा तबका ऐसा है जो हर समय हर आपदा में अपना अवसर तलाश लेता है। जी हाँ, आप सुर्खियों में प्रतिदिन यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, किस प्रकार से ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और अन्य जरूरी सामान, यहाँ तक कि ग्लव्स और पीपीई किट की भी कालाबाजारी आरंभ हो चुकी। मैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं कि आप वैक्सीन की फैक्ट्री लगाने की जगह पर ऑक्सीजन की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत तो हमें हर समय पड़ने वाली है, पूरे जीवन में पड़ने वाली है। थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर बनाने के लिए किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, फिर आखिर इसका शॉर्टेज क्यों हो रहा है, क्यों इसकी कमी मार्केट में है। हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि सिर्फ फैक्ट्रियां लग जाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी समस्या का मूल कारण है हमारी आबादी। हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश, और इस आबादी में अलग अलग लोग अलग अलग विचारों को रखते हैं। कुछ का विचार सकारात्मक होता है तो कुछ का विचार नकारात्मक होता है, और इस सकारात्मकता और नकारात्मकता में अगर कोई मर रहा है तो वो मानवता मर रहा है, और अगर कुछ चमक रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमक रहा है। एक राजनेता दूसरे राजनेता को नीचा दिखाने का कोई भी अवसर नहीं चूकना चाहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो फिर ऐसे में क्यों ना देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, सारी राजनीतिक व्यवस्था को भंग कर दिया जाए, ग्राम स्तर की इकाई से लेकर के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा को भंग करके पूर्ण रूपेण देश में राष्ट्रपति शासन लगा सेना के हाथ में पूरी व्यवस्था को दे दी जाए। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना में वो दम, खम और वो आत्मविश्वास है कि वो इस जंग को बहुत अच्छी तरह से जीत सकता है, क्योंकि जब तक ये राजनेता रहेंगे तब तक गंदी राजनीति चलती रहेगी और उनकी राजनीति में हम पिसते रहेंगे। आखिर जब वो हमारे साथ राजनीति कर सकते हैं तो हम उनके साथ राजनीति क्यों न करें? क्यों नहीं हम सब मिलकर ये मांग रखें कि देश में राष्ट्रपति शासन लगे और सारी राजनीतिक व्यवस्था समाप्त की जाए। ऐसे भी राजनीति इतना गंदा हो चुका है कि एक बार इसका शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। राजनेताओं को ये समझना कि आपकी राजनीति तभी चलेगी जब लोग रहेंगे, और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आखिर आप राजनीति किसकी करोगे। कोरोना महामारी के इस विकराल रूप में नया रूप सामने आया है, वो है कल की अवतार में हमारी न्यायिक व्यवस्था। जी हाँ, मैं कल की अवतार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब जब धरती पर संकट आता है तो कोई न कोई देवता बनकर सामने आते हैं। तो शायद न्यायमूर्ति, न्याय के पद पर बैठे न्यायाधीश अपने आप वही अवतारी पुरुष सिद्ध करना चाहते हैं। वे एक दिन में पूरी समस्या का समाधान अपने कार्यालय में बैठकर करना चाहते हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लेकर के व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई राज्य अगर केंद्र पर आरोप करेगा या केंद्र किसी राज्य के साथ भेदभाव करेगा तो उस नेता या उस दल को आजीवन बैंड लगाया जा सके? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी भी मनसा अपने आप के चेहरे को चमकाने की है, क्योंकि आप क्या करते हैं यह जग जाहिर। आपको तो 30-30 साल पति पत्नी के झगड़े को समझने में लग जाता है, आप न्याय क्या करते हैं ये सभी जानते हैं। ऐसे हम संवैधानिक तौर पर न्याय व्यवस्था का आदर करते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में जो कमियां हैं यह जग जाहिर है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज अगर सबसे बीमार कोई व्यवस्था है तो हमारे देश की न्यायिक, जिसमें निर्दोष को दोषी ठहराया जाना बहुत आसान है और दोष कानून का चकमा देना मान लो उनके लिए चुटकी बजाने के समान है। और ऐसे में एक घृणित रूप मीडिया का भी सामने आ रहा है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं। मीडिया के लोग सच को दिखाने के चक्कर में मानवता को भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोग सामने तड़प रहा है, लेकिन न्यूज़ एंकर अपना न्यूज़ रिपोर्टिंग जारी रखता है और कैमरा उसकी ओर स्पॉट करके ये दिखलाता है कि किस प्रकार वो तड़प, जबकि वास्तविक संवेदना ये होनी चाहिए कि न्यूज़ उसके बगल में हो, उसके किनारे में हो और वो उस व्यक्ति की मदद करे।
लेकिन नहीं, उनका मूल मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पैसा कमाना है, अपने न्यूज़ चैनल के लिए न्यूज़ बनाना है। बाकी मानवता भाड़ में जाए, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तय आपको करना है कि आपको राजनीति में पिसना है या राजनीति के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठानी है। राजनीति हर गली नुक्कड़ से आरंभ होती है और दिल्ली के गलियारों तक गूंजती रहती है, और इस राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेंकी जाती है। जनता की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। जनता को पीसने के लिए छोड़ा जाता है। जनता जिस विषम परिस्थिति में अगर वास्तविक रूप में कोई देवदूत हैं तो वह हैं स्वास्थ्य कर्मचारी। स्वास्थ्य कर्मचारी पूरी शक्ति, पूरी श्रद्धा, पूरी मानवता, पूरी इंसानियत और अपने धर्म का पालन करते हुए लोगों की दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ये गंदे राजनेता इन्हें भी नहीं बख्श रहे हैं। वे अपनी गंदी राजनीति में इन्हें भी लपेटना चाहते हैं। हम बात अपने स्थानीय स्तर की करें या राष्ट्रीय स्तर की करें, हर जगह यह देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं किस प्रकार स्वास्थ्य कर्मियों पर भी लांछनाएं लगाई जा रही है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे राज्य के एक मंत्री कहते हैं कि सिविल सर्जन से बात करने पर हमारा ऑक्सीजन लेवल 10% घट जाता है। उनके इस कथन से आप उनकी गंदी मानसिकता को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी विधायक और मंत्री अपनी गंदी राजनीति स्वास्थ्य कर्मियों को लपेटना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायकों का सवाल है कि डॉक्टरों को स्थानीय अस्पतालों से उठाकर जिले में पदस्थापित किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सभी डॉक्टर सीएचसी और पीएचसी में रहेंगे तो जिले स्तर पर जहां पे आज वेंटिलेटर पर मरीज हैं, ऑक्सीजन पर मरीज हैं, कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, तो वहां पे ड्यूटी क्या आप करेंगे? क्या आप जिम्मा लेंगे उनकी सेवा का, उनके रख रखाव का, उनके देख रेख का? जबकि वास्तविकता यह है उस स्वास्थ्यकर्मी को आपसे अधिक अनुभव है और उनको इस चीज़ का एहसास आपसे अधिक है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप तो अपनी वोट की राजनीति के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद में बांटते हैं, लेकिन उनके लिए न तो कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई जिले का है, न कोई राज्य का है। उनके लिए हर मरीज एक समान है। वे मरीज को भर्ती लेने से पहले ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये किस क्षेत्र का है। बेहतर तो यही होगा कि आप लोग आगे आएं और इस व्यवस्था को पूरी तरह से अपने हाथों में लेकर आप मरीजों की देखभाल करें या फिर उन्हें करने दें। वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, आपसे बेहतर सोच सकते हैं, आपसे बेहतर कर सकते हैं। मैं फिर से आप समूह से आग्रह करता हूं कि भगवान के लिए राजनीति बंद करें। ये राजनीति चलती रही, जनता को भी विवश होकर आपसे राजनीति करना पड़ेगा, और जनता ने एक बार ठान लिया तो फिर आपकी नहीं चलेगी, ये आपको याद रखना चाहिए। मुझे मालूम है कि हमारा ये वीडियो राजनीतिक दलालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे, चाहे वो पसंद आए या नहीं आए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।